Hello everyone, my name is Asad Ali and you are watching Scientist Academy. So this is the lecture series on Introduction to University Physics and today lecture is 6. So आज हम बात करने जा रहे हैं Applications of Newton's Laws. So this is going to be part 1. तो हम फर्दर दो और पार्ट्स बनाएंगे इस पे lecture 7 और 8 जो कि Applications of Newton's Laws पर मुश्तमिल होंगे. So let's start. ओके सो हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन्स लॉज को स्टडी किया था और उसके बाद फिर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली ओके इक्विलिब्रियम. ठीक है, हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज की. तो पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसे उर्दू ज़बान में तवाज़ुन बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं. यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे लेट से नेट फोर्स यानी F जो है वो ज़ीरो होगा, तो जब उस बॉडी पे F ज़ीरो होगा तो MA भी ज़ीरो होगा. सो जब MA ज़ीरो होगा तो M तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो क्लियरली A ज़ीरो होगा. लिहाजा A ज़ीरो होगा. और A ज़ीरो होने के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी. ठीक है, सो रेस्ट में होगा तो A इसलिए ज़ीरो है क्योंकि d/dt ऑफ V ज़ीरो है, और ये इसलिए ज़ीरो है क्योंकि V ज़ीरो है. ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा, A ज़ीरो है बिकॉज dV/dt ज़ीरो है, एंड दिस इज ज़ीरो इफ V इज कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट. सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो अगर किसी सिस्टम में, किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. दोनों केसेस में ये बॉडी जो है इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, और अगर वो जो रेस्ट में होगा, अगर ये रेस्ट में है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, देन दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. And if it is in motion, uniform motion, then it is called डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स में से ये है कि द स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, कोई पत्थर है जो फर्श पे पड़ा हुआ है, तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है वेट, और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की तरफ है, तो वेट n के बराबर है, तो सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा. सो यहाँ पे जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है क्योंकि V ज़ीरो है. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इसी तरह अगर आपके पास, आपने अपने हाथ में पेंसिल जो है इसको आपने बिल्कुल स्टिल रखा हुआ है, ठीक है, तो पेंसिल का वेट नीचे की तरफ है, पेंसिल जो है उसका एग्जैक्टली आपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो है एग्जैक्टली एंटी पैरेलल होंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट जब एंटी पैरेलल होंगे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सर्ट होंगे, तो ये पेंसिल जो है इस वक्त स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी. इसी तरह कोई प्लेन है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, सो अगर प्लेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे इफ वी हैव अ प्लेन, समटाइम्स ड्राइंग करते हुए बड़ा मज़ा आता है. तो ये प्लेन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेट्स से. तो इफ दिस इज ज़ीरो, दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, so this is dynamic equilibrium. ओके, सो दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम. आगे बात एक्सेलरेटेड सिस्टम, यानी कि अगर F, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, अगर F इज नॉट ज़ीरो, रादर F इज इक्वल टू MA है, तो मीन्स A
ज़ीरो नहीं है, तो इफ़ ए इज़ नॉट ज़ीरो देन दिस इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। सो अगर ऐसा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और आप गाड़ी में बैठे हैं, और जैसे ही आप मूव करना शुरू करते हैं यानी एक्सेलरेटर दबाते हैं, इफ़ यू प्रेस द एक्सेलरेटर, तो ये वेलोसिटी चेंज करने लगता है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल ज़ीरो नहीं है, इस दौरान टाइम टी लगता है, तो यहाँ पे क्लियर कट एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल फजूल से एग्जांपल्स हैं, सिंपल हैं, फजूल तो ऑब्वियसली नहीं है, बट मैं फजूल बना रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग करके। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपको किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर पता है या डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, इट इज़ ईजी टू फाइंड द फोर्स दैट कॉज इट टू एक्सेलरेट। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी पता होगा, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता होगी। हमारे केस में जो इक्वेशन है वो ये है, जिसे हम पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो अगर आपको ये आर वेक्टर पता है तो आप न्यूटन सेकंड लॉ यानी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर से आर वेक्टर, इससे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आपने दो बार डेरिवेट करना है, इसको आपने दो बार डेरिवेट करना है। तो लेट से डी आर बाई डी टी जो है वो बराबर होगा ए प्लस 3b t स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस 2ct, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, और 4dt क्यूब ले लिया, ये जे कैप आ गया, ठीक है। सो इसी तरह अब आप क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव लें, m से मल्टीप्लाई करके सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको फोर्स देगा। तो क्लियरली आप इधर से आंसर बता सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, ये आएगा 6b t आई कैप प्लस यहाँ से 2c आ जाएगा प्लस 4 3 12 dt क्यूब आ जाएगा, और साथ में इधर m भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, इस तरह आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपको पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है तो आप जो है उससे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, देन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसका क्या कन्वर्सली ऐसा पॉसिबल है कि इफ़ यू आर गिवन विद द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द फोर्स एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इक्वेशन ऑफ मोशन, यस। मिसाल के तौर पे वो अलग बात है कि मुश्किल है, आसान है, सच नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। सो कंप्यूट इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम, यानी पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना फोर्स। तो सीधी सी बात है, आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, और एफ की जो भी फंक्शनल फॉर्म है उसको छोड़ते हैं फिलहाल, तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डिवाइडेड बाई एम जो है ये d square x divided by dt square. So if you properly observe this thing, then this is a second order differential equation. ठीक है, और यहाँ पे just you have to figure out कि what is the functional form of f. What is the functional form of f? f का फंक्शन क्या है, फोर्स फंक्शन क्या है। अगर आपको फोर्स फंक्शन पता चलेगा तो फिर आपको इसके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर पता चलेगी कि आया ये लीनियर है, नॉन लीनियर है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह आप फिर क्या करेंगे, लास्ट में सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन x ऑफ t है, x इज इक्वल टू x ऑफ t इज कॉल्ड सोल्यूशन। x इज कॉल्ड मैथ्स की लैंग्वेज में सोल्यूशन कहते हैं इसको, या प्रिमिटिव कहते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को सोल्यूशन या प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। तो एक मैं सिंपल सी फ्री फॉल का केस ले लेता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको पता है कि जब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सही है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये ज्यूम करना है कि ये बॉडी नीचे आ रही है, कौन सी फोर्स की वजह से, एम जी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो जब आप इसको इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय एम एम से कैंसिल हो जाएगा। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूँ डी वी बाई डी टी, ठीक है। सो ये बन जाएगा जी, सो डी वी इज इक्वल टू जी डी टी हो जाएगा। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वी नॉट से v तक लिमिट फर्स्ट को इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल v है। इसी तरह इसके शुरू में टाइम t0 था, बाद में t हो गया, तो c दिस इज vt माइनस v नॉट इज इक्वल टू gt, ठीक है। सो यहाँ से v बराबर होगा v नॉट प्लस जी टी। सो आपको यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई, ठीक है। और अब आपने v कैलकुलेट कर दिया, यानी कि यहाँ से v कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यानी आपने न्यूटन सेकंड लॉ से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर दी। तो अब हमने निकालनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यानी हमने क्या कैलकुलेट किया, इसको इंटीग्रेट किया एक बार डी वी बाई डी टी से, तो ये g हो गया और इधर से आपको मिला v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी। अब अगेन v खुद किसके बराबर है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी के, तो वी नॉट प्लस जी टी हो जाएगा। तो अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो डी एक्स बराबर होगा, याद रखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हमने लाना है, तो सी कुछ बन रहा है, इस तरह की फॉर्म बन रही है, डी टी प्लस जी टी इंटू डी टी बन रहा है। अगेन टेकिंग लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी, यहाँ पे लिमिट लगाओ 0 से t, और यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x है, x नॉट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x है, तो ये x माइनस एक्स नॉट बराबर होगा v नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, टाइम पे इंटीग्रेट करो तो t आ गया, यहाँ पे टाइम t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन लोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दी, बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सो बस कहने का मकसद ये है, इफ़ यू आर गिवन विद द फंक्शनल फॉर्म ऑफ, इसकी फंक्शनल फॉर्म पता हो तो बाय लुकिंग एट द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इन दिस केस द सॉल्यूशन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, ओके। अब हम बात करते हैं रोप्स एंड आइडियल रोप्स की। आपको पता है कि रोप्स या स्ट्रिंग्स जो है, रस्सियाँ, स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं, रोप्स या स्ट्रिंग्स, ये बेसिकली यूज़फुल होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस पे रख के मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। सो रोप्स आर यूज़फुल बिकॉज यू कैन पुल फ्रॉम डिस्टेंस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, या किसी बॉडी को दूर से बैठ के आप फोर्स लगा सकते हो। टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, और ये वही फोर्स है जो आप फील करते हैं जब आप किसी रस्सी को खींच रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स में अमूमन हम क्या यूज़ करते हैं, मासलेस रोप यूज़ करते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि फिजिक्स में आइडियल रोप्स यूज़ करते हैं जिनका वजन नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेशंस है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी आप जब बहुत टेक्निकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे और आप यू आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकली, यू आर स्पीकिंग थियोरेटिकली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सफाइस टू यूज़ द मासलेस रोप, आइडियल रोप, ठीक है। क्योंकि मासलेस रोप का फ़ायदा ये होगा कि उस मासलेस रोप पे हर जगह टेंशन जो है वो कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट पे उस रोप के ऊपर हर पॉइंट पे टेंशन कांस्टेंट होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको फिर टेंशन की भी फंक्शनल फॉर्म चाहिए होगी कि टेंशन का बिहेवियर क्या है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ जिसमें टेंशन अगर मासलेस हो तो टेंशन कांस्टेंट होता है, मासलेस नहीं होगा तो टेंशन क्या होगा ये फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। सो tension is same at every point along the rope. Why? Because if you take only small slice of the rope, it weighs nothing. यानी टेंशन क्यों सेम होगा मासलेस रोप में या अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल मास वाले में, कि आप कोई टुकड़ा लेंगे तो उसके अंदर टेंशन का वजन, टेंशन वाली वायर का वजन ना होने के बराबर है, तो वजन जो है रोप का वो टेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो जो टेंशन होगी तो वो या पुश और पुल की वजह से होगा या कोई वेट रखने की वजह से होगा, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो, लेट्स से अगर मासलेस रोप ना हो, मास रखती हो, तो फिर आपको पता है कि उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देके समझाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट करें हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पे मैंने क्या किया,
एक रोप ली है मोटी सी, इधर मैंने एक बंदा लटका दिया, ठीक है। तो अब जब बंदा लटकाया तो बंदे का वेट जो है वो W है, ठीक है। तो टेंशन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। अब मुझे ये बताएं, ये रस्सी कहाँ से टूटेगी अगर टूट जाती है प्लेट से? तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से टूटेगी, क्योंकि ऊपर जो है इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो वेट की वजह से भी होगी, यानी जो नेट टेंशन जो होगी वो वेट प्लस, यानी वेट ऑफ बॉडी प्लस वेट ऑफ बिलो स्ट्रिंग होगी, बिलो रोप होगी। यानी आप जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए रस्सी अक्सर टूटती है तो ऊपर वाले पार्ट से टूटने का चांस मैक्सिमम होता है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से नीचे दो चीज़ें, एक तो रस्सी का वेट है और दूसरा और बंदे का वेट, तो ये दोनों वेट्स मिलके ऊपर से रस्सी को तोड़ देंगे। इसीलिए टेंशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। द टेंशन इज नॉट यूनिफॉर्म हियर, टेंशन इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टेंशन को, अब रोप के मास को हम नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है। सो नेग्लिजिबल लेने की वजह से क्या होगा, या ना होने के बराबर लेंगे तो टेंशन कांस्टेंट होगा, तो कोई स्ट्रेचिंग इफेक्ट फिनोमेना नहीं होगा उस टेंशन वाली बात, ठीक है। तो ये था बेसिकली टेंशन इन स्ट्रिंग। सो टेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन जो है वो कांस्टेंट होगा उस वक्त व्हेन यू अज्यूम द मास ऑफ स्ट्रिंग टू बी नेग्लिजिबल, ठीक है। सो तब ये पॉसिबल, अदरवाइज इफ द रोप कैरीज कंसिडरेबल मास देन यू बेटर नो, कि मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि टेंशन जो है वायर के अंदर भी, उस रोप के अंदर भी टेंशन की वैल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होगी because of the presence of mass in the rope. Okay, now we are talking about friction. Friction क्या है? हम सबको पता है फ्रिक्शन क्या है। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से वो ऑब्जेक्ट इतनी आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो सकते, ठीक है। जितना जोर से आप हार्डली पुश करेंगे उनको, इतना मुश्किल होगा उनको मूव कराना, क्योंकि जितना जोर से आप पुश करेंगे इतना टेंशन ज़्यादा, इतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि किसी दो सर्फ फर्ज करें, अगर आपके पास कोई वॉल है, ये वॉल है, वॉल के साथ एक ब्लॉक आप ले लेते हैं, ब्लॉक, और ब्लॉक पे आप इधर से एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, जोर से फोर्स लगाते हैं। तो अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे वॉल पे, यानी आपने इस ब्लॉक को दीवार के साथ प्रेस नहीं किया जोर से, तो ये गिर जाएगा नीचे वेट की वजह से, ठीक है। जब अगर आप इस पे फोर्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ाने से इसकी मोशन जिस डायरेक्शन में इंटेंडेड है, नीचे की तरफ आना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। F फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस। और जो बॉडी मूव कर रहा है जो किसी सरफेस के ऊपर, तो बॉडी की मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और सरफेस के अलोंग होगी, यानी फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस अलोंग द सरफेस, ठीक है। एंड जितना जोर से आप उस दो सरफेसेस को पुश करेंगे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला उसी वक्त होल्ड करेगा, ये उस वक्त होल्ड करेगा ये जब आप फोर्स लगा रहे होंगे, नॉर्मल नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। और नॉर्मल को भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बजाय फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के में भी खुदा ना ख्वास्ता कि ये ब्लॉक जो है वो उसके अंदर चला जाए, हो सकता है ना, उसके अंदर चला जाएगा तो फिर तो ये सरफेस वो वाली सरफेस नहीं रहेगी। यानी आपने वॉल पे सुराख कर दिया, यानी आपने इतना ज़ोर से प्रेस किया किसी चीज़ को वॉल के अगेंस्ट कि फ्रिक्शन का ये फार्मूला तब होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इतनी होनी चाहिए कि बॉडी सरफेस पे ही रहे और बॉडी जो है वो सरफेस के अंदर ना चली जाए दूसरे सरफेस के। तो ये बेसिकली इसकी लिमिट है, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन कितनी है इन दो सरफेसेस के बीच में, इसका ताल्लुक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ताल्लुक नेचर ऑफ सरफेस से है। रिमेंबर, एरिया ऑफ सरफेस से नहीं है, नेचर ऑफ सरफेस से। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगी। मोस्टली म्यू की वैल्यू रिजाइड करती है, हाँ यहाँ पे लिख, म्यू की वैल्यू रिजाइड करती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 तक। लेकिन मिसाल के तौर पे 0 मीन्स नो फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है ये होगी। ठीक है, और कुछ केसेस हैं, मिसाल के तौर पर दो कॉपर के ब्लॉक्स लेते हैं Cu और Cu, इनके अंदर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, 1.6 के अराउंड होती है, 1.2 के अराउंड होती है। अदरवाइज अगर ज़्यादा फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस करनी है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो नॉर्मल डेली लाइफ में होती है वो ग्लास और ग्लास के बीच में होती है। ग्लास और ग्लास के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटली पता चलाया गया है कि वो म्यू की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 होती है। ठीक हो गया, सो म्यू की वैल्यू 1, फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 1। तो ये फार्मूला इंतहाई एक एम्पेरिकल रिजल्ट है, और यहाँ पे फिलहाल हम मैग्नीट्यूड्स की बात करें। नॉर्मल रिएक्शन जो है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये जो है ये अलोंग द सरफेस होगा, अलोंग द सरफेस, सरफेस के ऊपर होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। हाँ, ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होती है, अब हम ये बात करें। फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस बाय द रफनेस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि दो, इवन मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दो वुड्स को ले लेते हैं या दो प्लास्टिक के सरफेसेस को लेते हो तो अपेरेंटली वो बहुत स्मूथ होते हैं, बट एटॉमिक लेवल पे अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करेंगे तो आपको वो सरफेसेस जो है रफ नजर आएंगे। उन रफनेस की वजह से जब वो सरफेस एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं तो दे प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड कोल्ड वेल्ड्स, कोल्ड वेल्ड्स प्रोड्यूस करती है, मींस ठंडे जोड़। ठीक है, और उनकी रफनेस या अनइवननेस और जैक्डनेस की वजह से वो एक दूसरे के दरमियान यानी इंटरेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, और एक आर्टिफिशियल सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उन सर्फेसेस के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑपोजिट सर्फेसेस के, और इस तरह वो चिपक जाता है। ठीक है, इसीलिए वो फिर आप अगर उन दो सर्फेसेस को मूव भी कराते हो तो वो रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको पता है कि चीज़ों को रफ सरफेस से स्मूथ बनाते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और अजीब सा फैक्ट है कि ज़्यादा सरफेस को स्मूथ बनाने से भी फ्रिक्शन बजाय कम होने के बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे दो ग्लासेस को ले लेते हैं, दो ग्लास ले लेते हैं, ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास। ठीक है, इन दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। अब हम इमेजिन करें कि हम ग्लास को बहुत स्मूथ समझते हैं, उसके बावजूद, स्मूथ होने के बावजूद भी फ्रिक्शन कितनी ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है, वो ये कि आपने ग्लास को इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया है कि एटम्स जो है उस पूरे सरफेस के ऊपर एटम्स बहुत करीब आ चुके हैं एक दूसरे के, तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। उनके दरमियान जो लॉन्ग रेंज फोर्स, जो कोलम्बिक फोर्स है, वो जो है वो डोमिनेंट हो जाती है। याद रखो, ओरिजिन जो फ्रिक्शन का है वो कोलम्बिक नेचर है, कोलम्बिक नेचर है, कोलम्स लॉ या कोलम्स फोर्स इसका नेचर है, कोलम्बिक नेचर है। ठीक है, कोलम्बिक नेचर। ठीक हो गया, सो ये चीज़ है। तो याद रखें, यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है कि एटम जो मटेरियल जो है वो चार्ज होगा, नहीं। इवन इफ द मटेरियल इज न्यूट्रल, एटम्स आर एज होल न्यूट्रल, बट स्टिल दे कैन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी अ फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग एटम्स। मैंने बता दिया, यानी एक सरफेस के एटम्स जो है दूसरे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ, दूसरे सरफेस के एटम्स पहले सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो फ्रिक्शन इस तरह राइज हो जाएगी जो कि प्योरली कोलम्बिक है। ठीक है, और थोड़ी सी और बात करते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन जो है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस है, आप इधर से फोर्स लगाते हो, ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगाते हो। अब इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगी, कैपिटल एफ, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगी। जब आप शुरू में फोर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 होगी।
ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगी। इसका ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, यानी एफ एक्सटर्नल और फोर्स फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे आपने शुरू में फोर्स नहीं लगाई, गाड़ी जहाँ पे खड़ी है सो खड़ी है अपने इनर्शिया की वजह से, तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगी, तभी तो आप उस गाड़ी को जोर लगाने के बावजूद भी गाड़ी हरकत नहीं करती। इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंस कर रही है एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। इस दौरान जो फ्रिक्शन ऑफर होगी सरफेसेस के दरमियान वो म्यू एस कहलाएगी। म्यू एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो सीधा जाएगा 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 जाएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि जिस पे अचानक से ये फ्रिक्शन जो जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ये इस ग्राफ के ऊपर ये म्यू की वैल्यू म्यू एस कहलाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। इसके फौरन से अचानक क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो धड़ाम से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद गाड़ी मूव करना शुरू करेगी। जब गाड़ी मूव करेगी तो मूविंग मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये वाला जो कर्व है आपको ये म्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इसको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके बाद बॉडी अपनी स्टैटिक हालत को डायनामिक बना देता है, ठीक है। सो म्यू के को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, म्यू एस को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और फिर म्यू जो है सिंपली फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है, सही है। तो ये चीज़ है, और आपने याद रखना जब बॉडीज जब रोल करती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉडीज रोल करती हैं, याद रखो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है काइनेटिक फ्रिक्शन में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। और जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला जो है वो म्यू कहलाता है टेन थीटा के बराबर। तो ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे ड्यूरिंग आवर लेक्चर सीरीज, सही। तो ओके, दिस इज द थिंग। अब हम ये एक और एप्लीकेशन है इस फार्मूले में, टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला कैलकुलेट करना, ये भी एप्लीकेशन है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो मासेस हैं M1 और M2, M1 को M2 के साथ जोड़ा है तो यहाँ पे फोर्स बाहर से F लग रही है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने इस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन को फाइंड करना है और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपने दोनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है, जिसे हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, फोर्स डायग्राम कहते हैं। हाँ, ये चीज यहाँ पे आपने एक इमेजिनरी बॉक्स बनाना है, ठीक है। इमेजिनरी बॉक्स बना के इधर आपने न्यूटन्स लॉ लगाना है। तो आप देखें इस तरफ टेंशन है, इस तरफ फोर्स है। ऑब्वियस सी बात है जब ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स ग्रेटर है टेंशन के, ठीक है। जब फोर्स ग्रेटर है टेंशन के तो सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए। और हम इस वक्त ब्लॉक डायग्राम के अंदर, यानी ब्लॉक डायग्राम ये है फोर्स डायग्राम जिसमें M1 है, तो यहाँ पे M1 लिखेंगे। तो यहाँ F में सम ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस है? फोर्स और टेंशन, ये वाली टेंशन और ये वाली फोर्स। तो फोर्स ग्रेटर है तो फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे, टेंशन को नेगेटिव ले लेंगे, तो ये बन जाएगा M1A। तो F माइनस टी जो है वो M1A हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरा ब्लॉक डायग्राम आपने इधर ड्रॉ करना है इसके लिए। तो यहां पे क्या होगा, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू MA होगा, लेकिन अब की बार क्योंकि M2 है तो यहाँ पे A लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ फोर्स टोटल कितनी लग रही है जिसकी वजह से M2A प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये MA भी इस तरफ, M2A भी उस तरफ है, T2 भी उस तरफ है, तो दोनों की साइन सेम है, तो T इज इक्वल टू M2A हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन मिल गई, इसकी T की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। F इज इक्वल टू M1A प्लस T की वैल्यू ले जाओ M2A। सो F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 जो है वो A के बराबर। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे ट्राई किया,
ठीक है। सो ये फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, सही है। अब इस एक्सेलरेशन के फार्मूले को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, यहाँ पे जो कि हम पुट कर लेते हैं एफ माइनस टी इज इक्वल टू m1, ए की वैल्यू क्या है, f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो f माइनस m1 f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। इधर से आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ आपको क्या देगी, ये देगी, ठीक है। इस तरह सिस्टम के लिए आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, सो फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो ये एग्जांपल सॉल्व हो गई। अब हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। याद रखो इक्विलिब्रियम अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि व्हेन एवर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज ईदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। सो इन बोथ केसेस नेट फोर्स इज जीरो, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट का मतलब एफ नेट is equal to sum of forces, vectorial sum of all the forces, and since this is a vector quantity तो sum of f की जगह आप लिख सकते हो f x x यूनिट वेक्टर प्लस f y y यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड f z इज इक्वल टू z यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो x कैप प्लस जीरो y कैप प्लस जीरो z कैप। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स, तो आप देख सकते हैं एफ एक्स भी जीरो है, एफ वाई भी जीरो है, एफ जेड भी जीरो, यानी इधर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड दीज आर ऑल नेट फोर्सेस अलोंग ईच एक्सिस, दीज आर ऑल नेट फोर्स, नॉट अ सिंगल फोर्स, नेट फोर्स अलोंग ईच एक्सिस है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ है। तो जब भी आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो आपने ये ज़ीरो सेट करना है हर डायरेक्शन में, और उसके बाद आपने कोई इसको ज़ीरो सेट करने से पहले आपने क्या एज्यूम करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एक्सेस डिफाइन करना है, यानी कि एक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्स कह दो इसको वाई कह दो, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह का और कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप एक्स एक्सिस को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो कि इसको आपने x बोल दिया, इसको y बोल दिया और ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं कि उनकी कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स वुड बी द सेम, इफेक्ट्स आर अनचेंज। तो दिस इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। So this is it for this lecture, and I have come up with the new very interesting problems with you for you, और वो ये हैं, तो ये questions हैं। तो F क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। आपने इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, एंड इवन इफ़ यू नीड माई व्हाट्सएप नंबर देन आई विल प्रोवाइड यू द व्हाट्सएप नंबर इन द कमेंट सेक्शन। तो आपने कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ओके। सो Question number 1. The relation f is equal to mu1 is approximately only 1 only. Means ये एक approximate result है. Obviously ये approximate result है, experimental result है. So कुछ situations पे hold करता है. Discuss various circumstances. उन हालात के बारे में बताएं जहाँ पे it would be correct to use, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना सही है, और where it would be not. It would not be correct. और इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ, तो आप ढूंढें और इसका जवाब निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, बट हियर एफ इज फ्रिक्शन एन इज नॉर्मल रिएक्शन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज रिटन एज अ रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। यानी इधर रिलेशंस जो है वो ये दोनों एफ और एन जो है इनके मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है। तो बताएं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो पॉइंट नंबर 9 है ये वाला, इसको जहन में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। फ्रिक्शन लेस सरफेस वाज कंसीडर्ड, यानी इधर आपने फ्रिक्शन को एज्यूम नहीं किया, इधर नो फ्रिक्शन, इधर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा,
सही है। तो आपने यहाँ बताना है कि अगर फ्रिक्शन होगी, नाउ एज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने ड्राइव करना है। एज्यूम दैट द बॉडी इज पुल्ड विद द सफिशिएंट फोर्स सो दैट इट मूव्स, यानी आपने फोर्स कम से कम इतनी लगाई है, यानी आपने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स आपने लगाई है, इसीलिए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपने ये बताना है, और याद रखें म्यू पुट नहीं करना है, जहाँ पे म्यू पुट करना है वहाँ म्यू पुट करेंगे, जहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के पुट करना है वहाँ पे म्यू के। आपने ध्यान से बताना है कि आपके रिजल्ट्स में म्यू एस पुट होगा, म्यू के होगा, क्या होगा। इसी तरह ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें एक ब्लॉक है जिसका जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है, एंगल अल्फा है, और इस ब्लॉक के जो कंपोनेंट्स है वो एम जी कॉस थीटा कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा है। तो आप देख सकते हैं एम जी कॉज अल्फा जो है वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, और एम जी साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को सरफेस से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और इस दौरान इस सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन होगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो फर्स्ट करो वो फ्रिक्शन यहाँ पे ये रही। ठीक है, तो फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रही है एम जी साइन अल्फा को, सॉरी, एंड वेट को कंपनसेट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। सो आपने ये बताना है कि फाइंड द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड, यानी आपने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, यानी म्यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ म्यू यानी म्यू एस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू म्यू के पर एट थीटा इज इक्वल क्या होगा। अल्फा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, अल्फा तो कोई भी एंगल है, तो अल्फा की एक खास वैल्यू पे थीटा क्या होगा जिस पे ये जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। इफ द एंगल एक्सीड्स अबोव फाइंड द एक्सेलरेशन, और अगर आपका जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल है जिस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, तो काइनेटिक में कन्वर्ट होने के बाद एक्सेलरेशन का फंक्शनल फॉर्म फार्मूला क्या है। इसी तरह आपने सी में ये बताना है फाइंड द टाइम टेकन टू स्लाइड अ लेंथ डी डाउन द स्लोप, यानी टाइम कितना लेगा अगर ये डी डिस्टेंस तय करता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस डी है, तो टाइम कितना होगा ये आपने फाइंड करना है अगर ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, सो इस तरह ये लास्ट न्यूमेरिकल है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ टू मासेस शाउन, दो मासेस हैं 5 kg और 2 kg, और फर्स्ट मास 5 kg है, सेकंड मास 2 kg है। ये एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन, एक टेबल पे पड़ा हुआ, एक वर्टिकली हंग है थ्रू अ पुली। यहाँ पे आपने टेंशन को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, टी सेम है, एंड आपने ये फाइंड करना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस, यानी A1 और A2। अगर ये ऑब्वियसली टेंशन सेम है तो A1 और A2 सेम होंगे, तो आपने एक्सेलरेशन निकालना है, और उस वक्त के जब टेबल फ्रिक्शन लेस होगी, और उस वक्त के जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आई होप कि आप मज़ीद सीखेंगे इसके, इन लेक्चर सीरीज से फर्दर सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, और इनके साथ साथ मैं GRE प्रॉब्लम्स भी लेके आऊँगा जिसमें मैं इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग वाइट बोर्ड प्रॉपरली। मैं खुद को स्क्रीन पे शो करूँगा, और वाइट बोर्ड लेक्चर्स होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Until next video, Allah Hafiz.